constitutional isomers, and if we see the connectivity of the atoms, okay, molecule contain various atoms. We have at least 2 atoms in a molecule. Am I right? If we see their connectivity, okay, in another isomer of the same molecular formula, okay, we are having 2 molecules with same molecular formula, and if we see their connectivity of atoms or different groups, if the connectivity of atoms or groups are same, means the molecule belong to the constitutional isomerism category. कौन से connectivity of atom is different, then they belong to the constitutional isomerism category. But if you are having a pair of isomers which have same molecular formula, and along with that it has the same connectivity of atoms, there will be no change. कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स आप समझ रहे हैं क्या? सपोज करिए आप जैसे इथेनॉल मॉलिक्यूल हमारे पास है CH3 CH2 OH, तो कनेक्टिविटी हमारी क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, फिर एक जो सेकंड नंबर कार्बन है उसके साथ में OH ग्रुप अटैच है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है, और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है। वहीं अगर हम इस इथेनॉल को अगर हम ईथर बना लें CH3OCH3, जो इथेनॉल और जो हमारा ईथर है डाइमिथाइल ईथर, both are having the same molecular formula, but if you see the connectivity of the atoms, तो जहां हमारे कार्बन कार्बन बॉन्ड था, आप ईथर में कंपेयर करोगे इथेनॉल से, देन यू कैन सी देयर इज नो कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कार्बन इज attached with oxygen, then again oxygen is attached with the carbon. What it means? The connectivity of atoms has changed. तो जब आपके पास ऐसे पेयर हो जिनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, तो आप आंख बंद करके ये कह सकते हो कि वो स्टीरियो आइसोमर्स नहीं हो सकते। क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होंगे, जो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकती है, ठीक है, और भी आपकी जो भी आइसोमेरिज्म आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में जो पढ़ते हो बाकी आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, बट दे विल नॉट बिलोंग टू द स्टीरियो आइसोमेरिक कैटेगरी। स्टीरियो आइसोमर्स कब होंगे? जब हमारी कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप की सेम होगी, देन दे विल बिलोंग टू द स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैटेगरी। देखो कैसे, तो हम आइसोमर्स की बात करें, आइसोमर्स हमारे पास 2 टाइप्स के हो गए। एक टाइप हमारा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और दूसरा हमारे पास हुआ स्टीरियो आइसोमर्स। ये 2 टाइप के हमारे पास आइसोमर्स हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में हमारा क्या होगा? डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। But now if we see stereoisomers, they will have the same connectivity of atoms और ग्रुप्स। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आप दोनों के लिए आइसोमर्स क्या होते हैं? जो हमारे होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे आइसोमर्स। आइसोमर्स हमारे 2 टाइप के हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जैसे हमने एक एग्जांपल दिया CH3CH2OH, okay. Another isomer with the same molecular formula may be CH3OCH3. So you can see here both are having the same molecular formula, but
if you see their connectivity of atoms, then you can see here the carbon is bonded with carbon, then this carbon is bonded with oxygen. But in another example, this carbon is bonded with oxygen and this carbon is again bonded with the oxygen. So both are having different connectivity. तो ये हमारे हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. अब ये आपके डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म, ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे कितने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, कौन सी होती है नॉर्मल, वो आप अलग से पढ़ेंगे. नाउ वी विल डिस्कस ओनली अबाउट दिस स्टीरियो आइसोमर्स. तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स हो गए. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस विल बी बट डिफरेंट spatial arrangement, spatial arrangement और 3D structure. तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर होगी. तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द different arrangement or different spatial nature of the molecule is called stereochemistry. So this is the special branch of chemistry in which we study about their properties. कैसे हम लोग कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स जो है सेम है बट स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है. तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं. यू कैन सी हियर both molecules are having the same molecular formula, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का. कनेक्टिविटी ऑफ एटम भी सेम है. ये जो हमारा सेंट्रल कार्बन है इसके साथ में ये हाइड्रोजन अटैच है, एक साइड में एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक ब्रोमीन एटम अटैच है और दूसरी तरफ OH ग्रुप अटैच है. सिमिलरली मॉलिक्यूल, सेंट्रल कार्बन इज हैविंग द हाइड्रोजन अटैच, ब्रोमीन टू अनदर साइड, CH3 ग्रुप एंड OH. ठीक है, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर देयर, same molecular formula is there, but if you see their 3D arrangement of the atoms or groups is different. Am I right? You can see here. Sir, it is cis and trans isomers? No, it is not cis and trans isomer. I will let you know, but after some time. Sequentially हम systematically चलेंगे so that you can better understand. ठीक है, so cis and trans अभी आप छोड़ दीजिए, सिर्फ अभी हमें ये देखना है कि स्टीरियो आइसोमर है या नहीं है, सिर्फ इतना बताना है आपको. 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है, दिख रहा है 3D अरेंजमेंट? यस सर. यहाँ देखिए मिथाइल ग्रुप जो राइट हैंड साइड में था, अब कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट साइड में. ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट डिफरेंट है, बाकी मॉलिक्यूल तो सेम है, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम है. तो इसका मतलब ये क्या हुए, स्टीरियो आइसोमर. ठीक है, तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमर है. और उधर हमने देखा कि कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे अभी हमारे पास ये एग्जांपल है CH3H CH3H. CH3H यहाँ से CH3 कर लेते हैं, CH3H एंड H दोनों मॉलिक्यूल है. देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वही दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, दो मिथाइल ग्रुप इसके पास है, दो CH इसके पास है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है.
और कनेक्टिविटी ऑफ एटम भी सेम है। अब कैसे कहोगे कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम है? देखो ये नंबर 1 कार्बन मैंने मार्क कर दिया, नंबर 2, नंबर 1 कार्बन के साथ भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, और इधर वाले जो नंबर 1 कार्बन के साथ में भी एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन अटैच है। इसी तरह से नंबर 2 पे देखोगे आप मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन अटैच है। इन अनदर मॉलिक्यूल इट आल्सो हैव द सेम ग्रुप्स हाइड्रोजन एंड मिथाइल, सेम ग्रुप अटैच है, कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब कुछ सेम है, बट स्पेशल अरेंजमेंट देखिए आप, यहाँ पे जो हमारे मिथाइल मिथाइल ग्रुप दोनों एक साइड में, यहाँ पे हमारे दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्पेशल या जो 3D स्ट्रक्चर है इसका, 3D अरेंजमेंट, इट इज डिफरेंट although it has same molecular formula and same connectivity of atoms. What it means? It means this pair is also a stereoisomeric pair. क्या पता चला हमें कि ये भी हमारा स्टीरियोआइसोमेरिक पेयर है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। अब आगे स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा स्टीरियो आइसोमर्स का वो समझ लेते हैं कि हमारा स्टीरियो आइसोमर्स कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो यहां तक किसको समझ में नहीं आया ये बताओ मुझे पहले, फिर हम आगे चलेंगे। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, दूसरा होता कॉन्फॉर्मेशनल। किसी का माइक ऑन है क्या? हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स में दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक तो होते हैं कॉन्फ़िगरेशनल और एक कन्फर्मेशनल। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल, कोई बता सकता है? नाम ही पहली बार सुना है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आज दोबारा सुना देंगे। पहली बार सुना ना, अब एक बार मैंने बता दिया, दोबारा तुम खुद बता दोगे अब। और कन्फर्मेशनल, इसके बारे में भी नहीं पता? No, sir. देखो कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। कॉन्फ़िगरेशन जो बनते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल वी गेट बाय ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स। सर कैमरा बंद हो गया। हाँ, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और बाय इंटरचेंजिंग द ग्रुप। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कब बनते हैं? जब हम बॉन्ड्स को ब्रेक करके उनके ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट कर दें, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दें, देन वी विल गेट द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैसे बनते हैं? बाय रोटेशन थ्रू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यस सर। यस। ठीक, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कन्फर्मेशंस हम लोग किसी मॉलिक्यूल के बना सकते हैं कैसे? बाय जस्ट रोटेटिंग थ्रू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर हम मॉलिक्यूल को जस्ट रोटेट कर दें, वी विल गेट द डिफरेंट कन्फर्मेशन। जैसे आप पढ़ोगे इथेन के कन्फर्मेशन, इथेन में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, आपने रोटेट किया, यू विल गेट डिफरेंट कन्फर्मेशन। ठीक है, इसी तरह से प्रोपेन के कन्फर्मेशन, ब्यूटेन के, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन, वो भी हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन हमारे कब बनते हैं? जब हम इंटरचेंज करें ग्रुप्स को। ऐसे सिर्फ रोटेशन के थ्रू नहीं बनते हैं कि हमने सिर्फ मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया और डिफरेंट कन्फर्मेशंस बन गए, कॉन्फ़िगरेशंस बन गए। फॉर कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर्स वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड्स और वी हैव टू इंटरचेंज द ग्रुप्स। इस तरह से बनते हैं। देखो कैसे बनेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे हमारे पास ये कार्बन कार्बन, ये भी हमारे पास एल्कीन है, इसको सिस एल्कीन हम बोल सकते हैं। सिस ट्रांस, सिस वो होते हैं जिसमें दोनों
सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स होते हैं, सेम साइड में होते हैं, तो उनको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमें इससे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो बिकॉज यहाँ रोटेशन क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है, देयर इज ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। तो रोटेशन हम ऐसे ही नहीं कर सकते कि आपने जैसे आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे इजीली आपने रोटेट किया और आपका हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर हमें इसको सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है, सपोज करो ट्रांस क्या होगा, ये H CH3 H और CH3, ठीक है। तो सिस से ये ट्रांस कैसे बना है, ये तो हमारा एज इट इज है, ये वाला पार्ट। यहाँ हमें करना पड़ा, देखो यहाँ हमारा जो H था, अभी कार्बन हाइड्रोजन जो यहाँ बॉन्ड था उसे हमने ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक किया, फिर दूसरा इधर से बॉन्ड ब्रेक किया, जब इसको ब्रेक किया फिर हमने इसको यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म किया कार्बन CH3 और यहाँ पे ये किया, या हम कह सकते हैं कि हमने इन दोनों को क्या किया, इंटरचेंज किया, देन वी गॉट दीज टू आइसोमर्स। तो ये आइसोमर्स कौन से हुए, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल क्यों है, बिकॉज हम इनको थ्रू कार्बन कार्बन रोटेशन या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड रोटेशन से नहीं बना रहे हैं, वी आर मेकिंग देम बाय इंटरचेंजिंग द ग्रुप्स। तो ये हमारे कैसे हुए, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हो गया। अब कॉन्फिगरेशनल का एक और एग्जांपल बताता हूं, देन हम कॉन्फिगरेशनल को भी आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हमें दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। दोनों मॉलिक्यूल में कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम है, इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब स्टीरियो आइसोमर्स में भी हम इनको ये देखना चाह रहे हैं कि ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, दोनों में से कौन से आइसोमर्स ये हैं। तो अब आप देखो, आपने जब CH3 दोनों का सेम है दोनों में, लेकिन हमें दूसरा आइसोमर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, NH2 और OH में इंटरचेंज करना पड़ेगा, या हम ये कह सकते हैं कि हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया और फिर से नए बॉन्ड फॉर्म करने पड़ेंगे। तो विदाउट डूइंग दैट वी कांट कन्वर्ट दैट इनटू द अनदर आइसोमर, इंटरचेंज करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं। तो स्टीरियो आइसोमर, जो भी स्टीरियो आइसोमर जिनमें हमें इंटरचेंज करने के लिए वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड और हैव टू इंटरचेंज द ग्रुप्स, they will belong to this category configurational isomers, isomerism। तो अब आप आराम से कह सकते हो कि ये हमारे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। अब कन्फर्मेशनल में कैसे हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करते हैं, देखो ये हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल है, CH3 हो गया, ये H, ये H और ये H, ये है हमारे पास इथेन। ये इथेन का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या है ये, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर हम इसको रोटेट कर दें, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे अगर हम इसको रोटेट करें, देन वी विल गेट अनदर आइसोमर। ये दूसरा आइसोमर बन गया, ये भी इथेन का ही है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, आप देखिए ये हमने लिखा Y की फॉर्म में, ये भी Y की फॉर्म में है। जब हम दोनों Y की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम इक्लिप्स्ड। ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, क्या है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और जिसको हमने एक को Y की फॉर्म में लिखा, एक को इन्वर्टेड Y, या फिर हम बोल सकते हैं उल्टे Y की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। एक कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ये हमने Y की फॉर्म में लिखा हुआ है, दूसरे को हमने कैसे लिखा हुआ है, इन्वर्टेड Y, या फिर हम बोल सकते हैं इसको उल्टा Y। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो इक्लिप्स में जो हमारे जो ग्रुप्स थे, जो फ्रंट कार्बन, ये हमने मान लो ये फ्रंट कार्बन है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, व्यूअर यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो व्यूअर के लिए पहले कौन सा कार्बन आ रहा है, ये उसके लिए फ्रंट कार्बन हो गया। तो जो फ्रंट कार्बन के साथ ग्रुप्स अटैच हैं, वो बैक साइड वाले कार्बन
को बिल्कुल कवर कर लेंगे। आपको बैक साइड के साथ में जो हाइड्रोजन्स ये अटैच है पीछे वाले कार्बन पे, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें बैक साइड के जो कार्बन के साथ में जो ग्रुप्स अटैच हैं वो आपको नहीं दिखाई दें, तो हम उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हो गया। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशन हमारा ये है जिसमें हमने ये सपोज करो ये हमारा फ्रंट कार्बन है, जहां व्यूअर खड़ा हुआ है वो देख रहा है, तो उसको जो पीछे वाले कार्बन है वो यहाँ पे दिखाई देगा, हाइड्रोजन इन बिटवीन सेंटर में दिखाई देगा आपको। मतलब यू कैन इजिली सी द ऑल थ्री ग्रुप्स अटैच विद द बैक साइड कार्बन। तो दूसरे का हाइड्रोजन कहाँ दिखाई देंगे, ऐसे इधर दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे आराम से। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको बोलते हैं हम स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, फैला हुआ। इक्लिप्स का मतलब होता है ढका हुआ, कवर किया हुआ। तो इक्लिप्स में जो फ्रंट साइड के जो ग्रुप्स हैं वो बैक साइड के ग्रुप्स को कवर करके रखते हैं, आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन जब स्टैगर्ड आप देखोगे तो वहां आपको सारे ग्रुप्स विजिबल होंगे, फ्रंट के भी विजिबल होंगे, बैक साइड के भी विजिबल होंगे। और ये कैसे बने, इक्लिप्स कन्फर्मेशन को हमने स्टैगर्ड में कैसे कन्वर्ट किया है, बाय डूइंग रोटेशन थ्रू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ड्यू टू द फ्री रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये कैसे आइसोमर हुए, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कैसे आइसोमर्स हो गए, कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जांपल्स आएंगे, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल के बारे में डिटेल में। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। किसमें किया हुआ है फर्दर डिवाइड, एक होता है हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं हमारे जियोमेट्रिकल। दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। ऐसे नहीं बन जाएंगे कि आपने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे रोटेट किया और आपका ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाए। कब बनेंगे, जब हम इंटरचेंज करेंगे ग्रुप्स का, या फिर बॉन्ड को ब्रेक करके रीसब्स्टिट्यूट करें। तो पहले समझ लो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। सर इसको सर वीडियो में ये वाइट डॉट हटाओ जरे। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कैसे डिफरेंस करें, पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बताओ, मुझे कुछ आइडिया है आप लोगों को। सर ऑप्टिकल आइसोमर जिसका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है और सेम कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, वो तो फिर स्टीरियो आइसोमर हो गए ना, तो सभी हो गए, कॉन्फर्मेशनल भी आ गए, कॉन्फ़िगरेशनल बट सर डिफरेंस, सर स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का भी होता है। ये तो कॉमन डेफिनेशन हो गई स्टीरियो आइसोमर्स के लिए। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं सर वो डिफरेंटली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। हाँ ज्योमेट्री वो तो स्टीरियो आइसोमर ही गए ना, दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स होंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी हैं। बट डिफरेंस कैसे करें दोनों में, किसको कहें कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है और किसको कहें कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर ऑप्टिकल सर हम ऑप्टिकल आइसोमर में सर एल और डी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सर। ना वो भी नहीं देखते। और बताओ। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कोई कॉन्सेप्ट है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही, पुनीत ने सही बताया है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है इट इज रिलेटेड टू द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सर पोलराइज्ड लाइट को। हाँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो टेंडेंसी होती है ना मॉलिक्यूल की, वो होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी।
ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर से शो करते हैं ये प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी शो करने लग जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होती है किससे, जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं विच आर हैविंग chiral carbons और chiral centers, asymmetric molecules are there। तो कंडीशन क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होंगे, कायरल होंगे, और कायरल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, सर कायरल, जिनकी चारों वैलेंसी अलग रहती है। हाँ जिनकी कायरल वैलेंसी अलग है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और चारों के साथ अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करते हैं तो देन कार्बन बिकम द कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, ये तो बात होती है कार्बन की। किसी का माइक अनम्यूट है, बंद कर लो एक बार अभी ना, बंद कर लो, जब मैं बोलूं तब अनम्यूट करना। सुमित, ये आशीष, आशीष तुम्हारा माइक बार बार वो कर रहा है। क्या डिफरेंस आया दोनों में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज रिलेटेड टू द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हो, अब वो क्लॉकवाइज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इसके बारे में एक अलग से मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट रोटेटरी क्या होते हैं, लीवो रोटेटरी क्या होते हैं। पहले ये समझ लो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। अगर हमने हमारे मॉलिक्यूल का सैंपल बना करके, अगर हमने एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलरीमीटर, तो ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है बेसिकली ये प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे देन हमें पता चलेगा कि वो कितने डिग्री रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज रिलेटेड टू द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, और उसके लिए क्या कंडीशन है कि मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक और कायरल। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, द molecules which rotate plane polarized light either into clockwise or anti-clockwise डायरेक्शन। तो वो हमारे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, originated due to restricted rotation। ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर लिया बहुत इजीली, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग रोटेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, रोटेशन क्या हो गया हमारा, रेस्ट्रिक्ट हो गया। मतलब हम इस तरह से समझ कर, जैसे हमारे पास दो वुडन पीस हैं, अगर हमने वुडन पीस में अगर हमने उसमें एक सिंगल नेल या कील अगर हमें उसमें ठोकी तो हम उसको आराम से रोटेट कर सकते हैं। दोनों वुडन ब्लॉक्स जो भी आपके पास हैं घुमा सकते हैं ना। आपके पास दो लकड़ी के पीस हैं, अगर आप उसमें कील लगा दें एक सिंगल कील, तो आप उसको आराम से रोटेट कर लेंगे, तो बनेंगे आपके कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ये समझ लो आप। अगर उसमें एक और कील लगा दें, दूसरी डबल लगा दें आयरन नेल, तो क्या होगा, रोटेट कर पाओगे दोनों वुडन पीसेस को। सर ये व्हाइट डॉट दोबारा आ गया। किसने बताया ये भी, किसका माइक अनम्यूट हुआ था अभी ये, हाँ क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो एक बारी। बताओ तो सही, प्रॉब्लम बताओगे तभी तो सॉल्यूशन निकालोगे ना। क्या हुआ था अभी, कौन बोल रहा था। तो
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको समझ में आ गया। ऑप्टिकल जो कि हमारे किस वजह से ओरिजिनेट होते हैं, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जैसे आपके अभी आपने एल्कीन्स में आपने देखा। और ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं, जो मॉलिक्यूल विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ईदर इनटू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, एनेंटियोमर्स हो सकते हैं और डायस्टेरियोमर्स हो सकते हैं, डाइस्टियोमर्स सर। है ना, दोनों हो सकते हैं ना, एनेंटियोमर्स भी हो सकते हैं और डायस्टेरियोमर्स हो सकते हैं। यस सर। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं हमारे, डायस्टेरियोमर्स होंगे। जो सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं, बेसिकली कौन से होते हैं, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है, एनेंटियोमर्स कौन से होते हैं, डायस्टेरियोमर्स कौन से होते हैं, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और हमें पता चलेगा एनेंटियोमर्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक आपको पता चलेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा एक आइसोमर एनेंटियोमर, दूसरा एनेंटियोमर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। बोथ विल रोटेट पीपीएल लाइट इनटू अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑप्टिकल जो आइसोमर्स होते हैं बेसिकली क्या है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। तो हम लोग जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसको प्लस और माइनस साइन से शो करते हैं, ये अभी आपको एनेंटियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे पास होते हैं दो टाइप के। एक तो होते हैं हमारे इनेंशियोमर्स, एक हमारे होते हैं इनेंशियोमर्स, दूसरे हमारे होते हैं डाइस्टेरियोमर्स। दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं अभी, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। कोई मुझे डिफाइन करके बताएगा इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। एनेंशियोमर की कोई ऐसी डेफिनेशन जो सारे मॉलिक्यूल जो इतने भी हो एनेंशियोमर्स उनके ऊपर सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। तो लिखो क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन में बताता हूँ। सुपर इम्पोजिबल। हाँ, मॉलिक्यूल्स which are non superimposable mirror image of each other, इनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। अब ये समझ लो नॉन सुपर इम्पोजेबल टर्म क्या होती है। नॉन सुपर इम्पोजेबल टर्म क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये कोई जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल ही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास उसकी मिरर इमेज है और हम उस मिरर इमेज को एज इट इज उठा करके पहली इमेज के ऊपर अगर इम्पोज करने के लिए ट्राई करें और अगर वो सेम कवर कर ले, पूरा कवर कर ले, तो इसका मतलब वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुई। लेकिन अगर वो कवर नहीं कर पाए तो इसका मतलब वो हुई नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक सिंपल सा एग्जांपल, आपके हैंड्स हैं दोनों हाथ, आप अपने हाथ को देखते हैं, ये हमारे पास हाथ है। ठीक है, ये हमारा एक मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा दूसरा वाला राइट हैंड है। आप दोनों हैंड्स को देखोगे तो क्या होगा, दोनों दोनों मिरर इमेज होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज। आप मिरर में देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। मेरा अगर आप लेफ्ट हैंड को देखोगे मिरर में तो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेगा, एज लाइक इट इज ऑफ माई राइट हैंड। दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेंगे। राइट वाले को मिरर में देखोगे तो लेफ्ट के जैसा दिखेगा। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों के दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे। एक दूसरे के ऊपर अगर सुपर इम्पोज हो गए तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। और अगर सुपर इम्पोज नहीं हुए तो इसका मतलब ये एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब कैसे कि इनको सुपर इम्पोज करना, ऐसे पलट के नहीं करना है, पलट के किया तो ये तो सुपर इम्पोज हो गए। हमें प्लेन से नहीं उठाना है, हम जिस प्लेन में जैसे हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल को, उसको एज इट इज हमें सुपर इम्पोज करके देखना है। अब बताओ क्या सुपर इम्पोज हो रहे हैं ये दोनों हैंड्स? नो नहीं सर। सर। नहीं सर। नो नो सर। सर। ये थंब देखो मेरा इधर जा रहा है लेफ्ट में, ये वाला थंब राइट में जा रहा है। सर हो रहे हैं। नहीं हो रहे ना? तो नो इसका सर। मतलब हम कह सकते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर हो गई। ठीक है, तो इस तरह की जो मिरर इमेज हमारे पास हो जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। देखो मैं एक बुक से एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। सर ये वाइट डॉट आ रहा है वो वीडियो वाला। ये आपको इमेज दिख रही होगी, नीचे दिख रही है ना? यस सर। तो यहाँ पे दो इमेज दिखाई दे रखी है। देखो ये आपके मिरर इमेज दिख रही है यहाँ पे जहां मैंने फिंगर रखी हुई है, दिख रही है ना? अब दो तरीके हैं, एक तो इसको सुपर इम्पोज करके हम ऐसे देखें, जैसे इन्होंने क्या किया, इसको मूव कर दिया, पहले टर्न अराउंड करके उसके बाद सुपर इम्पोज करके देखा, तो टर्न अराउंड करने के बाद तो ये सुपर इम्पोज हो गई। ठीक है, दूसरा तरीका हमने इसको एज इट इज जैसे थी वैसे ही हमने उठा करके सुपर इम्पोज करके देखा, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हुई। इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और इसका मतलब ये क्या है, कायरल ऑब्जेक्ट है। और जितने भी कायरल ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें क्या देते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात देखो, और भी एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे अब ये बॉल है, बॉल का मिरर इमेज आपको बनेगा, जब बॉल का मिरर इमेज अगर आप देखोगे तो उसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं दूसरे के ऊपर, बिल्कुल हो जाएगा ना। बॉल का अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो उसको उठा करके अगर फिर से दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो एज इट इज सुपर इम्पोज हो जाता है। ठीक है, और आप जैसे ये ह्यूमन बॉडी दिख रही है, ह्यूमन बॉडी का अगर आपने मिरर इमेज बनाया, जो बीच में लाइन दी हुई है ना, ये इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री आप बोल सकते हैं इसको, लाइन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम इसको बोल सकते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि हम किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में अगर डिवाइड कर सकते हैं तो वो हमारा अकायरल ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो फिर एनेंशियोमर तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल ही क्या होते हैं, हमारे एनेंशियोमर्स होते हैं। इसी तरह से ये जैसे चेयर आपको दिख रही है, चेयर का मिरर इमेज बनाओगे तो आप आराम से उसको सुपर इम्पोज कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ये कप दिखाई दे रहा है आपको, ये लैडर दिख रहा है, स्क्रू ड्राइवर है, टी शर्ट है, तो जिनको आप दो इक्वल हाफ में अगर किसी मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। ये भी एक चीज याद रखना, अगर हमने किसी मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, जैसे हमारा हाथ है ये, क्या इस हाथ को हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते ना। नहीं सर। इसका मतलब ये कायरल ऑब्जेक्ट है, और ये जो हमारा है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल है। किसी भी एंगल से आप अगर इसको देखोगे तो हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारे पास दिखाई दे रहा है, शर्ट को हमने ये वर्टिकली दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। स्क्रू ड्राइवर को भी वर्टिकली हम कर सकते हैं, लेडर को कर सकते हैं वर्टिकली, ऐसे ह्यूमन बॉडी को भी हम वर्टिकली दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये अकायरल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, और अकायरल ऑब्जेक्ट जो भी होंगे हमारे, वो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे एनेंशियोमर्स, तो एनेंशियोमर्स के लिए हमारी जो बेस्ट डेफिनेशन आई वो हमारे पास ये है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दो मॉलिक्यूल हमारे पास हैं और दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारे क्या हुए, एनेंशियोमर्स हुए। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, उस एग्जांपल को देख करके आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया। फिशर प्रोजेक्शन में अलग से बताऊंगा आपको, फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, वेज डैश कैसे बनाते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है,
CH3H Br, ये OH। एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास, इसका मिरर इमेज हमने बनाया, मिरर इमेज में OH इमेज में, और ये CH3 ऐसे हो गया H, और ये Br, दोनों मिरर इमेज है। दिख रही है मिरर इमेज? यस सर। अब मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट मिरर इमेज है, क्या हम सेकंड इमेज को उसके ऊपर एज इट इज उठा करके इम्पोज कर सकते हैं? नो सर। नो सर, नो सर। यस सर। नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो OH इधर चला जाएगा, Br इधर आ जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये क्या हुए फिर? इसका मतलब ये नॉन क्या हुआ? सुपर इम्पॉसिबल। हाँ, नॉन नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसका मतलब ये क्या है? इनेंशियोमर। इसका मतलब ये हमारे हैं इनेंशियोमर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये तो 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो वाइट डॉट आ रहे हैं। मूव कर जाता है। इसका इमेज बनाएंगे तो क्या होगा? C2H5 यहाँ आएगा, CH3 ऐसे आ गया, OH यहाँ दिखेगा हमें मिरर में, और H हमें दिखेगा यहाँ पर। अब बताओ, क्या इनको सुपर इम्पोज कर सकते हैं दोनों इमेज को? नो सर। नहीं नो कर सर। सकते। अगर करेंगे तो ये इथाइल ग्रुप जो हमारा है, ये कहाँ पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है, और इधर इथाइल इधर रहेगा, तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो ये भी क्या है? इनेंशियोमर्स। इनको भी हम कह सकते हैं कि ये इनेंशियोमर्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 कायरल कार्बन हो, OH C2H5 H CH3 CH3 और ये H। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। इसका मिरर इमेज बनाते हैं। अब मिरर इमेज में क्या हो जाएगा? H दिखेंगे यहाँ पे, ये H दिखेगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3 दिखेगा, और ये OH दिख जाएगा हमें, और यहाँ पर C2H5। ये मिरर इमेज बन गई इसकी। दोनों मिरर इमेज है। अब उठा करके देखो सुपर इम्पोज करके, क्या सुपर इम्पोज होते हैं? नो सर। नो है सर। ना? मिरर इमेज तो है, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसका मतलब नहीं ये भी और क्या हुआ हमारे? इनेंशियोमर। एनंशियोमर। अब आप बता सकते हो आराम से, कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास हो तो देख करके बता सकते हो कि वो इनेंशियोमर है या नहीं है। ये बताओ, क्या आप यस सर। यस यस सर। सर। बता पाओगे ना? ठीक। यस सर। यस सर। सो व्हाइट डॉट फिर आ गया। व्हाइट डॉट जैसे बंद होता है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास पता चल गया कि हमें इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। अब डायस्ट्रीमर्स को भी समझ लेते हैं। फिर डायस्ट्रीमर्स क्या होते हैं? वैसे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं दोनों ही। इनेंशियोमर्स भी ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगे और डायस्ट्रीमर्स भी शो करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, है ना? दिख रही है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक। अब डायस्ट्रीमर्स देखते हैं। सिंपल डेफिनेशन हमें क्या याद रखनी है? स्टीरियो आइसोमर्स यहां भी मॉलिक्यूल जो लिखा था ना, मॉलिक्यूल की जगह आप लिखो स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि हम सारे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन हमें पता है। तो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर, अच्छा कौन बताएगा मुझे कि क्या डेफिनेशन होनी चाहिए डायस्ट्रीमर्स की? मैं तो बताऊंगा आपको, लेकिन आप बताओ पहले मुझे। सर बस ये मिरर इमेज नहीं होती सर इनकी। सर ये वो प्लेन ये होगा सर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। सर ये सुपर इम्पॉसिबल होगा। सर नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड नॉन मिरर इमेज। यस सर।
और कोई? सर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज नॉन आइडेंटिकल स्टीरियो आइसोमर। अच्छा, सबसे पहले किसने बताई थी जो कहा था कि दीज आर नॉट मिरर इमेज? सर मैंने बोला सर ये। तुमने बोला था। आशीष ने जो बताया वो अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है। देखो सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है ये तो बात की बात है ना, जब मिरर इमेज होगा। जब मिरर इमेज ही नहीं है तो हम क्यों देखेंगे सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक बात बताओ, क्या हमें देखना चाहिए? नो सर। नहीं, क्योंकि इनेंशियोमर तो हम इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो मिरर इमेज थे। अब मिरर इमेज है तो हम चेक कर रहे हैं कि सुपर इम्पोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब मिरर इमेज ही नहीं है तो हम क्यों देखें? तो इसका मतलब डायस्टोमर्स की डेफिनेशन क्या हुई? स्टीरियोआइसोमर्स which are not mirror image. Stereoisomers which are not mirror image of each other. अब हमने एक ऐसी डेफिनेशन समझ ली है ये दोनों चीजें कि अब हम इसमें जिस मर्जी मॉलिक्यूल को उठा करके रख सकते हैं। बुक्स में भी कई बार क्लियर नहीं होता, उनको भी कई बार कहीं पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिस्कस करते रहते हैं, कहीं पे कुछ। लेकिन अब हमने जो ये डेफिनेशन लिखी है, अब इसमें हमारा चाहे ज्योमेट्रिकल हो चाहे हमारा ऑप्टिकल हो, कोई भी आइसोमर हो, वो हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा डायस्टोमर्स की जो हमने डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, हालांकि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो, कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम हो, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स की में। और फिर हम उनको देखेंगे कि क्या वो दोनों मिरर इमेज है या नहीं है। मिरर इमेज नहीं है तो इसका मतलब आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि वो डायस्टोमर्स हैं। और अगर वो मिरर इमेज है तो हम चेक कर लेंगे कि वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तब हम चेक करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको। CH3C2H5 OH H OH H। दूसरे मैंने लिया CH3 OH H OH H और ये C2H5। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे के? नो सर। अच्छा, इससे पहले देखना होता है ना, इससे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर होंगे तभी तो हम देखेंगे ना कि मिरर इमेज है या नहीं। पहले तो ये बताओ क्या दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं? बताओ दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं या नहीं है, यस ये सर। बताओ। दोनों स्टीरियो आइसोमर है। क्यों, कैसे कह सकते हैं हम स्टीरियो आइसोमर? जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे हम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम है दोनों का, सेम कनेक्टिविटी है, सेम कनेक्टिविटी है। लेकिन अगर आप इनका 3D अरेंजमेंट देखेंगे तो आप क्या होगा, 3D डिफरेंट 3D अरेंजमेंट लिख दीजिए आप, डिफरेंट 3D अरेंजमेंट। दोनों में 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है। एक मॉलिक्यूल को देखोगे और आप दूसरे को देखोगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बस खाली दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या हुए? स्टीरियो आइसोमर्स। ये तो हमें पता चल गया कि मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमर्स। अब हमें ये देखना है कि इनेंशियोमर है या डायस्टोमर्स। अब हम इनमें यहाँ पे एक मिरर लगा के देखेंगे। मिरर लगा के देखेंगे तो OH का अपोजिट यहाँ पे आएगा, ये आ रहा है सर OH का अपोजिट यहाँ, लेकिन इस H यहाँ पे होना चाहिए था, तब तो ये मिरर इमेज होता। अब ये मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज कब होता? जब यहाँ पे OH की जगह H होता, देन इट विल फॉर्म द मिरर इमेज, और यहाँ OH होता। लेकिन ये मिरर इमेज है नहीं। स्टीरियो आइसोमर तो है बट मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? डाई स्टीरियोमर्स। क्या है ये? डाई स्टीरियोमर्स है।
इससे पहले भी हमने 2 कायरल कार्बन वाला देखा था, इसी तरह का मॉलिक्यूल हमने देखा था, वो दोनों क्या थे, एक दूसरे के मिरर इमेज थे और नॉन सुपर इम्पोजेबल थे, इसलिए ये दोनों क्या थे, इनेंशियोमर्स। लेकिन यहां हमने देखा मॉलिक्यूल में कि मिरर इमेज ही नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स तो है बट दे आर नॉट मिरर इमेज, इसलिए ये क्या हो गए, डायस्टेरियोमर्स। अच्छा, अब देखते हैं एक और एग्जांपल। दूसरा बना देता हूं मैं। ये 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, दिख रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स है, सेम डिफरेंट 3D अरेंजमेंट है, इसका मतलब स्टीरियो आइसोमेरिक पेयर है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या हम इनमें अगर यहाँ पे मिरर लगाते हैं या यहाँ पे मिरर लगाते तो क्या दोनों मिरर इमेज होते हैं? नो क्या सर, मिरर इमेज है ये? नो सर। नहीं है ना। तो क्या बोलना चाहिए इनको हमें, एनेंशियोमर कहना चाहिए या डायस्ट्रोमर कहना चाहिए? डायस्टेरियोमर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है वो कैसी होती है, डायस्ट्रोमेरिक होती है। ये कैसे आइसोमर्स होते हैं, ये भी डायस्ट्रोमेरिक पेयर हो गया। समझ में आ रही है बात? अब आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों को। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल। ये सपोज करो साइक्लोप्रोपेन है हमारे पास, कैसी रिंग होती है, प्लेनर रिंग होती है, आपको पता है ना, प्लेनर रिंग होती है साइक्लोप्रोपेन। सर हाँ, साइक्लोप्रोपेन रिंग प्लेनर होती है, प्लेन में हमने मान लिया तीनों प्लेनर रिंग है, और जो इसकी जो फ्री वैलेंसीज है दोनों कार्बन्स की, एक अबाउ द प्लेन हो गई, ये बिलो द प्लेन हो गई, ऐसे ये अबाउ द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ठीक है, ऐसे है ये रिंग, ये प्लेन के अंदर है, और आप मान सकते हो कि ये जो ग्रुप्स अटैच है वो इस तरह से इसके ऊपर और नीचे हैं, अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ये अबाउ द प्लेन हो गया, ये बिलो द प्लेन नीचे चला जाएगा, और ये हमारी रिंग है, ये प्लेन में है। ठीक है, ऐसे है इसका अरेंजमेंट। तो ये रिंग के ऊपर सपोज करो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ H है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ H है। एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास दूसरा, अब बताओ ये कैसे आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर हैं या नहीं, पहले तो ये चेक करके बताओ। यस सर। है ना स्टीरियो आइसोमर्स, डिफरेंट यस अरेंजमेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब आप ये बताओ, क्या दोनों मिरर इमेज है? नो नो सर, सर, नो सर। नहीं है ना, इसका मतलब इसको भी हम क्या कह सकते मिरर हैं, में नहीं है। डायस्टेरियोमर। ये भी डायस्टेरियोमर है, ये भी डायस्टेरियोमर्स हो गए। तो इस तरह के और भी एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं, ये जैसे हमारे पास ऑक्साइंस में होता है, एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा अगर हमारे पास आ जाए ये मॉलिक्यूल CH3H, ये OH हमारा हो जाए लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब मुझे ये बताओ, क्या दोनों मिरर इमेज हैं? ये पहले ये देखो स्टीरियो आइसोमर है या नहीं है, ये है सर। है ना स्टीरियो आइसोमर। है। क्यों है स्टीरियो यस। आइसोमर? बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम Same. कनेक्टिविटी है, बस डिफरेंट क्या है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, ये OH इसमें राइट हैंड साइड में, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन अगर हम इनकी मिरर इमेज देखें तो ये क्या मिरर इमेज है या नहीं है? नो सर। नहीं है। सर
पक्का ना? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुए, डायस्ट्रीमर्स हो गए। तो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल हो, हमें उसको देख करके डरना नहीं है, ठीक है। हमें जो सिर्फ डेफिनेशन बताई गई है उनको माइंड में रख के उसको क्लासिफाई करके बता देना है कि एनेंटियोमर होगा, डायस्ट्रीमर होगा। अब एनेंटियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को हमारे को रोटेट करेंगे, क्योंकि ये कायरल मॉलिक्यूल है। जो आपके एनेंटियोमर्स जो हम देख रहे हैं, ये एनेंटियोमर्स ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये भी कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन जो हम सिस और ट्रांस जो देख रहे हैं, ये कायरल है या नहीं है? ये सिस ट्रांस जो आइसोमर्स हम देखते हैं, ये कायरल है या नहीं है, ये बताइए। क्या ये कायरल ऑब्जेक्ट है? यस सर। सर कायरल नहीं है। नहीं। कायरल नहीं है। जिनको हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, वो कायरल नहीं है। जैसे अब हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, यहां से हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई यहाँ पे। यस सर। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, वो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करता है, इसलिए हम इसको ना ऑप्टिकल आइसोमर्स में डिस्कस नहीं करते। मैंने अभी आपको बस सिर्फ डेफिनेशन की वजह से एग्जांपल बता दिया कि हाँ डायस्ट्रीमर्स में ही आएगा ये भी, बट लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। डायस्ट्रीमर्स बट नॉट ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ये भी मैंने एक्सेप्शन है। नहीं, एक्सेप्शन नहीं, मतलब एक्सेप्शन क्या है, जो मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारे भाई एनेंटियोमर्स भी आ गए, डायस्ट्रीमर्स भी आ गए। हमें डिस्कस करना चाहिए था सिर्फ इन्हीं एग्जांपल्स को, लेकिन क्योंकि हम डायस्ट्रीमर्स की डेफिनेशन को भी देखना चाह रहे हैं, डायस्ट्रीमर की डेफिनेशन हमारी कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, इसलिए हमने इनको भी इंक्लूड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा डायस्ट्रीमर्स तो है ये, बट दीज आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो हम पढ़ रहे थे वहां पे हम इनको हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बट लेकिन हमने डिस्कस कर लिया है इनको, ठीक है। इसी तरह से जो हम लोग आगे जो ये मॉलिक्यूल है, ये वाले ये मॉलिक्यूल, इनको भी हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ से ब्रेक कर देंगे इसको। प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, ये लिख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर कैरेलिटी चेक करते समय सर वो ओरिएंटेशन नहीं देखते हैं? नहीं, हमें वैसे 4 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, देखने होते हैं, ठीक है। बट लेकिन अगर मैं सबके सब 4 को आपको पढ़ाऊंगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आप सब सिर्फ ये समझो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मॉलिक्यूल में है तो वो कायरल नहीं होता है, ये ध्यान रखो। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी भी एंगल से दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर सकें, तो इसका मतलब वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री जिस मॉलिक्यूल में होगी वो कभी भी कायरल नहीं होता है। अब आप कहोगे ये वाले मॉलिक्यूल में कैसे आ गई, क्या हुआ, ब्लर दिख रहा है सर। हाँ हाँ, एक मिनट, अब हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कैसे आएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप इसको तो ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते दो इक्वल हाफ में, ये क्या हो गया ना। अब लेकिन हम इसको इस एंगल से कर सकते हैं, जहां हमारी जो रिंग है, जो रिंग हमारी प्लेन में, अगर हम रिंग को बाइसेक्ट करें, यहाँ से रिंग के बीच से बाइसेक्ट करें, तो ऊपर का और नीचे का पोर्शन दोनों सेम होता है, इसलिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से आ जाएगी। अगर आप इस पार्ट से देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, डायस्ट्रीमर है बट नॉट ऑप्टिकल आइसोमर। डायस्ट्रीमर्स तो है ये, बट ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। ऐसे ही सेम इसके लिए भी है। इसमें कैसे आएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर हम इस मॉलिक्यूल के सारे ग्रुप्स को लेते हो बीच में से काट दें तो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा मॉलिक्यूल, इक्वल हाफ में, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। आपने ये मिथाइल ग्रुप OH और ये सब को लेते हुए प्लेन में रखा हुआ और आपने उसको एज इट इज काट दिया दो इक्वल हाफ्स में, तो वो हो जाएगा। अब जैसे ये हाथ है, हाथ को हम, मेरे हैंड को अगर आप ऐसे कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब मैं कहूँ कि इसको ऐसे काट देते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली काटेंगे
तब भी सिमेट्रिक नहीं आएगा, क्योंकि हैंड का स्ट्रक्चर हमारा पीछे वाला अलग है और आगे वाला अलग है। अगर ये दोनों साइड से एक जैसा होता है, ऐसा ही इधर से होता है, ऐसा ही यहाँ से होता, फिर अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली बाइसेक्ट करते तब इक्वल आता हमारा, होता है या नहीं होता? यस सर। तो उसी तरह से जब ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हो ना, ये मॉलिक्यूल तो ऐसा नहीं है ना कि फ्रंट से कुछ और दिख रहा है, बैक से कुछ और दिख रहा है। बैक से जाओगे जब भी आपको मिथाइल ही दिखेगा, इधर से फ्रंट से देखोगे जब भी मिथाइल ही दिखेगा। इसको अगर हम काटेंगे, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, OH सबको लेते हुए अगर हम दो इक्वल हाफ में हॉरिजॉन्टली काटें, कीपिंग दैट इन द प्लेन, तो जो हमारा जो बनेगा पार्ट, हाफ पार्ट होगा, वो बिल्कुल सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जहां जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वहां पे कायरलिटी खत्म हो जाती है, और कायरलिटी खत्म हो गई तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको पहले जो डेफिनेशन लिखाई थी वहां मैंने यही बताया था, मॉलिक्यूल्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल और एसिमेट्रिक। जब हमारा मॉलिक्यूल कायरल या एसिमेट्रिक होगा तभी ऑप्टिकल आइसोमर होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। उसके बाद हमने दूसरी बताई थी कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल में आपको बताई थी, ज्योमेट्रिकल कौन सी होती है हमारी, विच ओरिजिनेट ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसमें हमारे वही एग्जांपल आ जाएंगे ज्योमेट्रिकल में जो हमने ये सिस और ट्रांस में अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो एक बार लिख देते हैं फिर भी। Stereoisomers obtained as a result of restricted rotation. Or molecules which have सर different पूरा geometry। पूरा नहीं आ रहा सर। हाँ, वो फोटो मोड पे आते के साथ हो जाता है, वीडियो मोड पे कर दिया। which have different geometries। तो या तो जो स्टीरियोआइसोमर्स which are obtained due to as a result of the restricted rotation, or molecule which have different geometries, these will be considered as geometrical isomers, जिसमें हमारे आते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस ट्रांस आइसोमर्स जैसे हमने अभी देखा कि ये हमारा सिस ब्यूटीन हो गया, और अगर हम इसी को देखें ये ट्रांस हो गया, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो ये आइसोमर्स हमारे हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्री डिफरेंट है इनकी, बस और कुछ नहीं है। ये क्लास कब तक है सर? 4:30 तक है। अभी टाइम क्या हुआ है? अभी तो 3:50 हुआ है ना, अभी तो टाइम है, 4:30 तक है।
और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंस करने के लिए मैं दिखा देता हूँ। साइक्लोहेक्सेन का हो गया OH OH। ये भी सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट नहीं कर सकते। साइक्लोएल्केन्स के अंदर भी रोटेशन क्या होता है हमारा, रेस्ट्रिक्ट होता है। अब यहाँ पे आप ऐसे मनमर्जी से आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते कि आपका मन हुआ और आपने रोटेट कर दिया, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और ज्योमेट्री डिफरेंट है। तो दीज आर ऑल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एल्डोक्साइम्स, कीटोक्साइम्स, यहाँ पे भी कार्बन 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 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन हमारा रेस्ट्रिक्ट है और डिफरेंट ज्योमेट्री है। इसका मतलब ये भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब बेसिक जो चीजें थी हमारी, अब आपको बताता हूं ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन में बेसिकली वी आर हैविंग ए पोलरीमीटर। क्या बोलते हैं हम उसको? पोलरीमीटर। दैट इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू कैन डिटरमिन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। पोलरीमीटर होता है। में क्या होता है बेसिकली, इफ यू सी द ऑर्डिनरी लाइट, its particle can oscillate in any direction। जो लाइट है हमारी किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेशन शो कर सकती है, इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं। बट व्हेन वी पास दिस थ्रू ए निकोल प्रिज्म, एक निकोल प्रिज्म से हमने इसको पास कर दिया, इसको हम बोलेंगे पोलराइजर, पोलराइजर लेंस। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बेसिकली ये पोलराइजर। इससे अगर हम पास करेंगे तो देन इट विल बिकम द पोलराइज्ड लाइट। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका ऑसिलेशन होगा, जिसको बोलते हैं पीपीएल, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आई ये बात? इसको पास करें हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अगर हमारे पास कोई सैंपल ट्यूब है। अभी सपोज करो हमने इसमें सैंपल नहीं लिया हुआ है, वी आर हैविंग दिस सैंपल ट्यूब, वी आर हैविंग सैंपल ट्यूब। एक सैंपल ट्यूब है हमारे पास, तो सैंपल ट्यूब ट्रांसपेरेंट होगी फॉर दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट विल नॉट एब्जॉर्ब दिस लाइट। तो जब यहां से ये लाइट पास होगी तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, होगी या नहीं होगी? क्योंकि कोई सैंपल है नहीं विच कैन एब्जॉर्ब दिस लाइट। तो जब सैंपल ट्यूब, अगर ब्लैंक सैंपल ट्यूब से हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। दूसरा एक और हमने इसमें लगा दिया, एक निकोल प्रिज्म, जिसको हम बोलते हैं एनालाइजर, एनालाइजर। एक एनालाइजर लेंस लगा दे, बोथ आर निकोल प्रिज्म। 11th-12th में पढ़ के आए हो आप, ही है ना। और यहां से जो फिर जो लाइट निकलेगी उसको देखने के लिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपकी आईज है, यू आर द ऑब्जर्वर, यू आर द ऑब्जर्वर हियर।
ऑब्जर्वर जब इस लाइट को देखता है, व्हेन वी आर नॉट हैविंग एनी सैंपल, वी कैन सी इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड वी आर नॉट सपोज टू मूव दिस एनालाइजर लेंस टू सी द लाइट। कोई जरूरत ही नहीं है, जैसी पास करी वैसे निकल के आगे, बिकॉज देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, देयर इज नो मीडियम टू एब्जॉर्ब द लाइट। एम आई राइट? तो इसका मतलब ऑप्टिकल रोटेशन जो आएगा क्या आएगा? 0 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन होगा, बिकॉज देयर इज नो सैंपल। या फिर हमारे पास कोई ऐसा सैंपल है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, तो वो हमारा क्या एब्जॉर्प्शन शो करेगा, तो हमें इंटेंसिटी उसकी एज इट इज दिखाई देगी। एनालाइजर लेंस को मूव करने की जरूरत ही नहीं है। On the other hand, if you are having sample into this sample tube which is optically active, और ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है सैंपल? जो कि कायरल हो, जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो, जो ऑब्जेक्ट हमारा एसिमेट्रिक होगा, अगर हम लोग को उसको एज ए सैंपल यूज करते हैं, देन इट विल शो एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी इंटेंसिटी में क्या होगा? चेंज आएगा, आपको वो दिखाई नहीं देगी प्रॉपरली जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज नाउ सैंपल इज एब्जॉर्बिंग दैट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, so you will not be able to see this light properly। तो आपको क्या करना पड़ेगा? we have to move the analyzer lens। एनालाइजर लेंस को हमें मूव करना पड़ेगा। कैसे मूव करें? we can move that either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। क्या करना पड़ेगा हमें? या तो हमें इसको एनालाइजर जो लेंस हमारे पास है इसको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तब हमें ये लाइट प्रॉपरली दिखाई देगी विद मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जहां हमें ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ लाइट दिखाई देगी और हमने मूवमेंट सपोज करो क्लॉकवाइज किया, तो क्लॉकवाइज जो अगर हमने किया तो सैंपल कैसा होगा हमारा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो वैल्यू हमारी आएगी रोटेशन की वो हमारी प्लस में होगी, तो हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी को इसलिए प्लस से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं हम? प्लस से शो करते हैं। रोटेशन जो आएगा हमारा इसको हम लिखते हैं अल्फा। अल्फा, तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो प्लस में आएगी हमारी, अगर हमने एनालाइजर लेंस को क्लॉकवाइज मूव किया टू सी द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हुई कि हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रॉपरली देखने के लिए एनालाइजर लेंस को मूव करना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्टिकल रोटेशन जो आएगा वो कैसा आएगा? माइनस। इसका मतलब हमें लिवो रोटेशन करना पड़ेगा।